हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गई थी विजन की 10th मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस आज से हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है पॉलिटी का, और उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो गाइस अभी एक तरह का डेमो लेक्चर है, सो दैट यू पीपल कैन सी कि कैसे आप कोर्स जाने वाला है। इस तरह से ही हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मित्तल वैशाली 94 पे। ये पेड कोर्स है गाइस, इसकी वर्थ ओनली 1000 रुपीज है। ठीक है, आपको पता ही होगा 1000 रुपीज में आई डोंट थिंक सो कोई मतलब कि इतना बड़ा जो लक्ष्मीकांत उसको कवर कराता है। नो डाउट गाइस, मतलब कि लक्ष्मीकांत के कोर्सेस आपको हर एक जगह मिल जाएंगे। आई एग्री, वेरियस अनअकैडमी के डिफरेंट वेरियस टीचर्स हैं या फिर वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं। आई नो हर एक बंदा करता है, चलाता है, लेकिन गाइस देखो इसमें मतलब कि मैं आपको क्या एक्स्ट्रा दे रही हूँ। ठीक है, जो गाइस है ना, एक मैं मेंटोर की तरह आपके लिए एक्ट करूंगी। जहां पे भी आपको डाउट होगा आई विल बी देयर, आई विल बी लाइक सोल्व योर डाउट, जो भी आपको डाउट होगा। ठीक है, अलग से स्पेशली फोकस करूंगी। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसमें एमसीक्यूज कर रहे हैं, वो भी चैनल वाइज चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें आपका जो एक्स्ट्रा है वो भी कवर होगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होंगे। इसके अलावा हम एंड में ना विजन या इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि इतने में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप प्लीज आप मतलब कि आप मुझको मतलब कि मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल टेल यू कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग रिलीजेस मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। ये गाइस जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगा, मतलब कि ताकि हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पेनिट्रेट करा सके मार्केट में। इसके लिए क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग करेगी हमारी कौन, नीति आयोग ने किस तरह से फाइनेंस करेगी, उसी की रिपोर्ट को रिलीज किया। ठीक है, रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि किस तरह से हम इंडिया को ट्रांजिशन कर सकते हैं, मतलब किस तरह से जो फ्यूल के व्हीकल्स हैं या जो फिर फॉसिल फ्यूल से जो व्हीकल्स ऑपरेट होते हैं, किस तरह से हम उनको स्विच कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के थ्रू तो उसमें फाइनेंसिंग का कितना बड़ा रोल रह सकता है। ठीक है, इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है वो उस पर बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी थोड़ी पुअर है, और कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को स्विच करना नहीं चाहता। हाईलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अट्रैक्शन गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसीज लेके आ रही है, या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम ट्रांजिशन करेंगे, मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो फोसिल फ्यूल से जो अभी आपके पेट्रोल डीजल पे जो व्हीकल्स चलते हैं उनको स्विच करके अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आप ट्रांजिशन होना चाहते हो, तो इसमें हमारी कितना खर्चा आएगा, मतलब कि नियर अबाउट हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, $266 बिलियन चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। क्योंकि आपको एक तो ऐसे व्हीकल्स भी लेके आना होगा, इसके अलावा आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आना होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल डलवाते हो तो हर जगह पेट्रोल पंप होते हैं, आपको मतलब कि एक पर्टिकुलर मतलब कि हर एक डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करोगे तो आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, बैटरीज की रिक्वायरमेंट होगी अगले 10 सालों में। ठीक है, इसके अलावा क्या बैरियर्स हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट नहीं हो पा रहा। सबसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट है। इसके अलावा जो पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ज्यादा कम है, सप्लाई भी कम है। इसके अलावा क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारी इंडिया में इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा फाइनेंस में भी काफी बैरियर्स है, मतलब अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में वो क्या करे, इन्वेस्ट करे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस में क्या कर रहे हैं, मतलब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसको बैरियर देखने पड़ रहे हैं। या तो बैंक्स जो है वो उनको हाई इंटरेस्ट रेट मतलब कि में वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उनको लो लोन टू वैल्यू रेशियो है। इसके अलावा क्या है, लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शन है, मतलब कि इतने सारे मतलब कि फाइनेंस करने के लिए इतने सारे बैंक्स नहीं है, मतलब कि जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसके अलावा इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो काफी हाई है। रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कुछ सोल्यूशन हो सकता है कि किस तरह से हमारी जो रिक्वायर्ड कैपिटल, मतलब कि जो हमें फाइनेंसिंग चाहिए उसको हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो 2-3 तरह की फाइनेंसिंग आपको चाहिए होगी, शॉर्ट टर्म के लिए, आइदर मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहाँ पे इंक्लूड करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस में। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको पता होती है, बैंक्स में क्या होता है, आपको 40% जो अपना जो लोन होता है बैंक्स को, वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होता है। ठीक है, अगर हम पीएसएल के अंदर करिए, आपको पता ही हो, जैसे हम इसमें एग्रीकल्चर, फार्मर्स, ठीक है, एमएसएमई, इन सबको इंक्लूड करने की आपको 40% लोन इन सब के लिए देना है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है
उनको हमें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स के अंडर लेके आना चाहिए, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग दे, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो उनको लोन पे प्रोवाइड करे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट पे हमें क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए, ताकि हम लोन्स की अफोर्डेबिलिटी को इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट है मीडियम टर्म के लिए क्या है, हम कुछ प्रोडक्ट गारंटी और वारंटी स्कीम लेके आ सकते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स में जो अनसर्टेनिटीज रहती हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा एक रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म लेके आएंगे गवर्नमेंट और मल्टीलेटर, ताकि इसमें हम कुछ ऐसे क्लोजेस को कवर करेंगे जो मतलब अगर सपोज करो आपने किसी कंपनी को लोन दे दिया, अगर आपको लगता है कि वो लॉस हो सकता है, उस पैसे का लॉस हो सकता है, उस रिस्क को वो करेगा, ताकि वो क्या कर सके, ट्रस्ट मतलब बिल्ड कर सके। लाइक अगर बैंक को पता है कि अगर मुझे कल को लॉस हो भी गया, लेकिन मुझे मेरा जो लॉस है वो कोई और कंपेंसेट कर देगा, तो एटलीस्ट वो क्या है, वो इजीली क्या कर देगा, लोन आगे दे देगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, इसमें हमें सेकेंडरी मार्केट डेवलपमेंट जैसे इंडस्ट्रियल, जैसे आपको पता है ना, जो मेनली लॉन्ग टर्म लोन देते हैं उनको हमें क्या लेके आना पड़ेगा, ताकि वो कुछ ऐसे मतलब कि बाईपैक प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे, बैटरी रिपर्पसिंग स्कीम स्टार्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेजिडुअल वैल्यू को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है, देखो आर्ट एंड कल्चर में भी कवर हो सकती है, ठीक है, या फिर नहीं तो हमारी ये जो न्यूज है किसमें कवर होगी, एनवायरमेंट में कवर होगी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी क्या किया है, कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या टेंटेटिव लिस्ट में रखा है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया जाता है, साइट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि क्या वो यूनेस्को के क्राइटेरिया को कितना फुलफिल करते हैं, कितना उसमें पोटेंशियल है। मतलब कि आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर डिफरेंट साइट्स होती हैं, तो इसमें ये टेंटेटिव साइट्स में क्या होता है, हम कुछ साइट्स को ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या उनका पोटेंशियल इतना है कि उनको फाइनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जाए या नहीं। ठीक है, जिन साइट्स को हम टेंटेटिव लिस्ट के अंडर लिस्ट करते हैं वो एक प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होती है, मतलब कि किसी आपने मोन्यूमेंट को, किसी साइट को अगर आपने टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो प्री कंडीशन थी, जो प्रिलिमिनरी कंडीशन थी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका मतलब वो जो साइट है वो फुलफिल करती है। इंडिया में फिलहाल 38 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के 2019-20 नॉमिनेशन में इंक्लूड किया गया है धोलावीरा, शांति निकेतन और होयसला के सेक्रेड असेंबली को 2021-22 के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो 38 थी, लास्ट जो ऐड हुई थी वो जयपुर हुई थी। ठीक है, उसके बाद अभी जो 2019-20 में जो नॉमिनेट किया गया था वो इन 3 साइट्स को किया गया था, ये हमने पढ़ा भी था, धोलावीरा को, शांति निकेतन को और सेक्रेड असेंबली ऑफ होयसला। ये मैंने आपको लास्ट टाइम में जब PT 365 आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम इन तीनों साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। धोलावीरा आपको पता होगा हड़प्पन सिटी थी, ये करण ऑफ कच्छ के खादिर आइलैंड में लोकेटेड थी और ये हड़प्पन मैच्योर्ड हड़प्पन फेज से बिलोंग करती थी। ये एक क्वाड लंगर सिटी थी, मतलब कि 2 सीजनल स्ट्रीम्स के बीच में लाई करती थी, मंसार में इन द नॉर्थ और इसके साउथ में मनहार था। इसमें 3 डिस्टिंक्ट जोन थे, एक अपर, मिडल और लोअर में। अपर एक सीटाडल था, ये आपको पता होगा सीटाडल क्या होता है। मिडल में क्या होता, तो कुछ स्ट्रीट पैटर्न्स होते थे, किस तरह से स्ट्रीट डिवाइड होती थी। लार्ज स्केल एनक्लोजर होगा, सेरेमोनियल ग्राउंड्स हो गए, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होते थे तो मिडल में ही होता था। अपर सिटाडल में मेनली क्या होता था, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक बिल्डिंग होती थी वो होती थी। ठीक है, लोअर टाउन्स में क्या होती थी, मेनली जो नैरो स्ट्रीट्स होगी या फिर स्मॉल एनक्लोजर होगी या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब होता था। धोलावीरा में क्या है, इसमें देखा गया था कि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लार्ज स्केल में कुछ स्टोन्स को यूज किया गया। बाकी धोलावीरा का जो फेमस क्या था कि यहाँ का जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बेस्ड था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रॉक कट वेल्स भी बाय गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। आपको पता है शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी टाउन है जिसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ओरिजिनली ये आश्रम था जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बिल्ड किया गया था, वेयर जहाँ पे कोई भी मेडिटेट कर सकता है ऑन वन सुप्रीम गॉड। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग एक इनके अंदर का एक शांति निकेतन गृह है, एक हाउस है और एक स्टेन ग्लास टेम्पल है जहाँ पे जो वर्शिप होती है वो नॉन डिमिनेशन होती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, देखो एक तो क्या है, इसमें पत्थर भवाना है, इसको एक ब्यूटीफुल फ्रिस्कोस क्या होता है, मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल अपने छोटे छोटे पत्थर हैं उनसे इसको सजाया हुआ है, किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। इसके अलावा इसमें नातुन बारी है, एक अटैच इसमें कॉटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रेड असेंबल ऑफ होयसला, बेलूर एंड हलाबद इन कर्नाटका। देखो ये जो लोकेटेड है वो वेस्टर्न घाट से फुटहिल्स में लोकेटेड है। इसमें कौन कौन है, सेक्रेड असेंबल्स इंक्लूड हिंदू टेम्पल्स, इसमें जैन टेम्पल्स के भी हैं, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें जिसमें कुछ स्कल्पचर्स हैं, आइकोनोग्राफी मतलब कि किसी का आइकन हो सकता है, किसी फेमस पर्सनैलिटीज का,
कुछ टेम्पल के जो डांसेस हैं वो इसमें शो किए हुए हैं, मोन्यूमेंट्स में कुछ म्यूजिक को शो किया है। इसके अलावा जो चेनाकेश्वर टेम्पल है जो बेलोर में है, और होयसला टेम्पल जो कि हैदराबाद में है, उसको होयसला आर्ट का एक मास्टरपीस माना जाता है। इसके अलावा इस आर्किटेक्चर अचीवमेंट की जो बहुत मतलब कि अचीवेबल रिमार्केबल बात है वो ये है कि एक स्टोन टेम्पल है जो कि स्टार शेप में बना हुआ है। जो होयसला का आर्किटेक्चर है वो नगारा और द्रविडियन आर्किटेक्चर का हाइब्रिड है। आपको पता है नॉर्थ के जो टेम्पल्स है वो नगारा आर्किटेक्चर है और जो साउथ के होते हैं वो द्रविडियन है, लेकिन जो होयसला का जो आर्किटेक्चर है वो नगारा और द्रविडियन दोनों का हाइब्रिड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इसमें कल्याणी और स्ट्रीट टूअर्स को आप कॉमनली पाए जाएंगे। इसके अलावा जो एंसेम्बल्स हैं वो इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं, जिसमें क्या है सो दैट वो स्पिरिचुअल बिलीव्स को डेवलप कर सके, किस किस के, वैष्णविज्म, शिवसम एंड जैनिज्म का। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। शुड जजमेंट ऑन 50% कोटा कैप बी रेफर टू अ लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। देखो ये जो न्यूज है पॉलिटी में कवर होगी अंडर GS2। देखो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करेगी कि क्या 50% जो कोटा कैप रहनी चाहिए वो अभी इस जजमेंट को किसी और बड़े बेंच को, लार्जर बेंच को रेफर किया जाए नहीं। अभी हमने परसों ही शायद ये न्यूज पढ़ी थी। अभी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कर रहा है, वो जो मराठा में रिजर्वेशन दी है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन कर रहा है। तो उन्होंने कुछ व्यूज देखे हैं कि क्या ये सब सही है या नहीं। 1992 में आपको पता ही होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो हम ये सब अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंद्रसानी का केस आया था जिसे हम मंडल जजमेंट भी बोलते हैं। 1992 में इसका डिसीजन आया था जिसको अभी रिविजिट करना पड़ेगा। इंद्रसानी के केस में क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चाहे जॉब्स हो चाहे एजुकेशन हो 50% तो रिजर्वेशन मिलेगी ही मिलेगी, एक्सेप्ट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ना आए, मतलब कि 50% से ज्यादा सीट्स रिजर्व नहीं हो सकती। इसके अलावा जो मराठा कोटा लॉ है वो कवर्ड है बाय एग्जेम्पशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से वो जो रिजर्वेशन है वो 50% मार्क क्रॉस कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई। इंदिरासानी केस में बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती एक्सेप्ट कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो, और मराठा के कोटा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही कवर किया जा रहा है। सिमिलर टू ऐसे मराठा इशू के साथ ही ऐसा गुजरात में पटेल्स के केसेस के साथ है, हरियाणा में जाट केसेस के साथ है, जैसे जो जाट आंदोलन हुआ था 2016 में, और आंध्र प्रदेश में कापूस के केस में है। स्टेट कहीं ना कहीं जो डिफरेंट स्टेट्स हैं 50% की सीलिंग को कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है बाय प्लेसिंग लॉज इन 9 शेड्यूल। अब देखो किसी भी अगर शेड्यूल को आप किसी भी लॉ को अगर 9 शेड्यूल में रख दो तो इसका क्या फायदा है, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, अगर किसी भी लॉ को हम 9 शेड्यूल में पढ़ते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्या करती है, जानबूझ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं कि जो जुडिशियली इसका रिव्यू ना कर सके, वो जानबूझ के इस तरह के लॉज को 9 शेड्यूल में डाल देती है। ठीक है, फिर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2018 में, जिसमें स्टेट की पावर को क्या किया गया, स्टेट से कुछ पावर छीनी गई कि वो क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट में सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद इन अ स्टेट टू कॉन्फर कोटा बेनिफिट टू डैम। ठीक है, इसके अलावा अमेंडमेंट ने प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कि पहले तो क्या होता था, जो अपनी जो स्टेट थी वो अपने आप चूज करती थी कि हमारे स्टेट में कौन सी कास्ट को ओबीसी में लिया जाएगा या किस स्टेट को किस में लिया जाएगा। लेकिन फिर 102 अमेंडमेंट एक्ट आया। 102 अमेंडमेंट एक्ट में स्पेशली हमने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एस्टेब्लिश कर दिया, जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी दे दिया। तो अब क्या हुआ, अब जो एनसीबीसी है उसी के पास पावर है, वो खुद पहचानेगा कि क्या उस स्टेट में इस पर्टिकुलर कास्ट को ओबीसी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अब जब ये पावर एनसीबीसी को दे दी तो जो स्टेट्स की जो पावर थी वो तो पूरी छीन ही गई। ठीक है, इसके अलावा साथ में आर्टिकल 342A को भी इंसर्ट किया गया, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कुछ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई कर सकता है इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन कंसल्ट आफ्टर गवर्नर के साथ, उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके। ठीक है, क्या कंडीशंस थी जो इंद्रसानी केस में रखी गई थी अगर आपने किसी भी कास्ट को रिजर्वेशन में इंक्लूड करना है। सबसे पहले करना है रिजर्वेशन टू सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। 50% कैप रखी थी वर्टिकल रिजर्वेशन में। देखो दो तरह की रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होती है। देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होती है। मेरी बात आप समझ रहे हो, जैसे जनरल के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन हो गया, उसके अंदर फिर वुमेन्स को रिजर्वेशन हो गया, तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। लेकिन जो वर्टिकल रिजर्वेशन होती है वो जैसे हो गया SC को अलग, ST को अलग, ओबीसी को अलग, तो ये होती है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस में से क्रीमी लेयर को एलिमिनेट किया जाए और कोई रिजर्वेशन नहीं दिया किसको, प्रमोशंस में। ये सब हमने क्या रखा था,
कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन लेड डाउन इन इंद्रसानी केस। नेक्स्ट न्यूज है, हरियाणा गवर्नमेंट फेसेस नो कॉन्फिडेंस मोशन इन असेंबली टुडे। अगेन गाइस, ये जो न्यूज है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। आपको पता है अभी जब हरियाणा में गवर्नमेंट बनी थी तो माना जा रहा था डेंटेड गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। तो मतलब कि है तो बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी ने भी काफी ज्यादा क्या करा है, मतलब कि कोलिशन करी है, ठीक है। अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन किया। देखो गाइस, आपको भी पता होना चाहिए शब्द काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी क्या पूछती है कि क्या ये शब्द मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। जो ये जो मोशंस जो इंक्लूड है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं उनमें इनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताती है। आर्टिकल 164 क्लोज 2 के अंदर क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आर्टिकल हमारा 75 है, ठीक है। अगर कोई भी असेंबली के मेंबर को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पावर में नहीं है, ठीक है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव। देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है क्या। जैसे लोकसभा में क्या, अभी सिंपल छोड़ो, अगर 100 सीट्स हैं, आपको 2/3 से ज्यादा सीट चाहिए, मतलब कि आपको कम से कम 68 सीट चाहिए अगर आपको मेजोरिटी में रहना है, ठीक है। अगर अब यहाँ का जो सीएम है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अभी भी 68 जो सीट्स हैं वो उसके फेवर में है। अगर वो ये प्रूव करने में फेल हो जाए तो वो इसका मतलब वो गवर्नमेंट वहां पे फेल हो सकती है और उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा, ठीक है। अगर किसी मेंबर को लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर खो रही है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पास कर सकता है। तो अब वो चीफ मिनिस्टर है जो वहां का, उसको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी, और अगर वो उन्हें मेजोरिटी प्रूफ कर दी तो ठीक है, और अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई तो भाई इसका मतलब सरकार वहां की गिर गई। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो और नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करने के लिए मेंबर को कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों पास कर रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि ये मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में कुछ वेरिएशन हो सकता है रिलेटिंग कि मेंबर्स कितना सपोर्ट करते हैं, मतलब कितनी सपोर्ट रिक्वायर्ड है टू एडमिट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। लोकसभा में आपको पता ही है कि कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट जरूरी है अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि पास करना है। ये नहीं कि एक मेंबर ने बोल दिया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि पास हो, नो। लोकसभा में पहले आपको 50 लोगों से उसको पास कराना होगा। अगर 50 लोगों ने हाँ कर दी तभी वो मोशन पास होगा, ठीक है। अब ये हर एक स्टेट में अलग अलग है कि कितने सपोर्ट चाहिए आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए। इसके अलावा स्पीकर को अगर लगता है एक बार वो सेटिस्फाई हो जाए कि मोशन ऑर्डर में है, फिर वो हाउस को बोलेगा कि इस मोशन को अडॉप्ट कर लो। अगर तो मोशन को एक्सेप्ट कर दिया तो उस पार्टी को जो पावर में है, जो मेजोरिटी पावर में है, उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। अगर मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अपने ऑफिस से। इट इज अ वेरी सिंपल ये चीज क्या है न्यूज, क्योंकि ये सभी के सभी स्टैटिक पोर्शन में कवर होते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट डेफिसिट हैम्परिंग सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया और बांग्लादेश में भरोसे की कमी की वजह से क्या है, गुड्स का इजीली मूवमेंट नहीं हो पा रहा। अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बोला है कि जो ट्रांसपेरेंट मतलब सीमलेस जो बायलैटरल कनेक्टिविटी है वो क्या कर सकती है, बांग्लादेश की नेशनल इनकम को 17% इंक्रीज कर सकती है और इंडिया की 8%। मतलब कि अगर इंडिया और बांग्लादेश में अच्छा खासा व्यापार चलता रहा तो इंडिया और बेनिफिट दोनों को बेनिफिट है, इंडिया को भी बांग्लादेश को भी। बांग्लादेश की जो नेशनल इनकम है वो 17% तक बढ़ सकती है, जबकि इंडिया की 8% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स है, इन्होंने बोला है कि 15 से 20% एक कंपनी लेस एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड विद अ कंपनी इन ब्राजील और जर्मनी। मतलब कि अगर कोई कंपनी ब्राजील में या जर्मनी के साथ ट्रेड करती है तो वो थोड़ा उसको महंगा पड़ेगा, अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड करती है तो वो नियर अबाउट 15 से 20% कम पड़ता है, ठीक है, देन विद अ कंपनी इन बांग्लादेश। सॉरी थोड़ा चलते हैं। मतलब अगर इंडिया क्या करता है, ब्राजील या जर्मनी के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया को थोड़ा महंगा पड़ता है, और अगर बांग्लादेश के साथ वो करता है तो 15 से 20% उसे एक्सपेंसिव कम पड़ता है। इसके अलावा क्या है, फिलहाल क्या है, ट्रक्स को अलाउड नहीं है कि वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में से ट्रैवल करके जाएं, डिस्पाइट कि हमारा बीबीआई नेटवर्क भी एग्रीमेंट हो चुका है। मेरी बात आपको समझ है, बीबीआई नेटवर्क के अंदर क्या है
कि आप मेरी सड़कें यूज करो, तुम मेरी सड़कें यूज करो, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या ट्रक्स को अलाउड नहीं किया जा रहा कि आप क्या करो, मतलब बांग्लादेश के ट्रक्स को नहीं अलाउड किया जा रहा, वो इंडिया में से क्रॉस होकर जाए, और इंडिया को बांग्लादेश में से क्रॉस होना अलाउड नहीं किया गया। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जो क्रॉसिंग बॉर्डर है पेट्रापोल बेनापोल वो 138 आवर्स लेता है। अभी ट्रेड में क्या बैरियर आ रहा है, सबसे पहले कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तारीफ और जो नॉन तारीफ बैरियर्स है वो एक बड़ा चैलेंज है, और कहीं कहीं ब्रॉड जो ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा जो भरोसे की कमी बहुत जाता है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरऑल बेनिफिट जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी और महाराष्ट्र हो गया, सबसे ज्यादा इनको बेनिफिट होगा अगर फ्री मूवमेंट हो गुड्स का बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। इसके अलावा रिपोर्ट ने क्या किया है, पीएम ने जो अभी मैत्री ब्रिज इनोग्रेट किया है उसको कोइंसाइड किया कि जो फेनी रिवर के अगेंस्ट इस ब्रिज को बिल्ड किया इंडिया बाउंड्री बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। मैत्री ब्रिज क्या करती है, इंडिया के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ती है, और इससे क्या त्रिपुरा क्या कर सकता है, वो असेस ले सकता है चित्तागोंग सी पोर्ट का, जो कि सिर्फ सबरूम से 80 किलोमीटर दूर है। मतलब कि रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस ब्रिज का हम किस तरह से अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं सो दैट इंडिया और बांग्लादेश में हम इजीली जो ट्रेड है उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपनी न्यूज पे, छोटी छोटी न्यूज पे। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन। अभी क्या है, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रेजिग्नेशन गवर्नर को सबमिट कर दिया है, तो जो सीएम है वो वेट कर रहे हैं गवर्नर के रिस्पॉन्स को। मीनवाइल क्या है, इसमें क्या है, सीएम ने क्या कर दिया, पहले तो गवर्नर को रेजिग्नेशन का जो लेटर है वो सबमिट कर दिया है, लेकिन उसके बाद सीएम क्या कर रहे हैं, गवर्नर के रिस्पॉन्स को वेट कर रहे हैं। मीनवाइल के जो सीएम है वो गवर्नमेंट को वैसे ही रन कर रहे हैं एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। एक बार गवर्नर इसको एक्सेप्ट कर ले तो गवर्नर देखो वंस इट इज एक्सेप्टेड तो गवर्नर क्या कर सकता है, या तो वो बोलेगा आइदर आस्क फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट बाय करंट रूलिंग पार्टी, जो करंट पार्टी रूल कर रही है उनको बोलेगा कि अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करो जिसको आपने अगला चीफ मिनिस्टर बनाना है, या फिर उनको बोलेगा कि मेजोरिटी प्रूफ करो, ठीक है। इसके अलावा वो किसी और पार्टी को इन्वाइट करेगा कि आप गवर्नमेंट तो बनेगी ना, अगर चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो भाई आगे कैसे चलेगा, ठीक है। तो गवर्नर क्या करेगा, या तो उस रूलिंग पार्टी को बोलेगा कि और कैंडिडेट नॉमिनेट करो, ठीक है, या फिर बोलेगा मेजोरिटी प्रूफ करो, या फिर किसी और पार्टी को इनवाइट करेगा कि अब तुम गवर्नमेंट फॉर्म करो और उनको पर मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। देखो मेजोरिटी सबको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर सकते तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी, और अगर आपने ज्यादा दिन तक नहीं बन पाया तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं वर्क किया तो प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि वो स्टेट इमरजेंसी लगा दे अंडर आर्टिकल 356। नेक्स्ट है नेशनल एम्प्लॉयमेबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। दैट इज अप्रेंटिसशिप क्या होती है, लाइक एक तरह की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जिसमें पेड भी किया जाता है आपको, तो इस तरह की अप्रेंटिसशिप होती है। एक रिसेंट स्टडी किसके द्वारा की गई है, NETAP के द्वारा, जिसमें बताया कि अप्रेंटिसशिप की जो हायरिंग है उसमें राइज देखने को मिला है। सिंस क्या है, जो 41% जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हम अप्रेंटिसेस को हायर करके एम्प्लॉयमेंट पूरी करते हैं। मोर देन जो 16 रिव्यूड सेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा अप्रेंटिस को हायर कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ट्रैवल हॉस्पिटल। देखो अभी हायर भी क्यों कर रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। अभी जो NETAP आपको पता होना चाहिए, दैट इज द नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करे कि वो क्वालिफाइड रोबस्ट और सस्टेनेबल वर्कफोर्स को क्रिएट कर सके, मतलब स्किल्ड लेबर को प्रमोट कर सके और एक प्रोडक्टिव ह्यूमन सप्लाई चेन बना सके। ये 100% एम्प्लॉयर फंडेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करंटली कौन कौन है, टीमलेस स्किल्स यूनिवर्सिटी, स्कूल गुरु, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है इसको साइबर हाइजीन के प्रमोशन के लिए रोल आउट कर दिया गया है, ताकि इसका एम क्या है कि सिटीजन्स को इकट्ठा लेके आए कि किस तरह से वो साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर वो असिस्ट करें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को किस तरह से वो जो साइबर क्राइम्स होते हैं, इंटरनेट पे जो क्राइम्स होते हैं वो किस तरह से कर्ब कर सकते हैं। साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जो नेशनल लेवल पे है, जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ता है। ये करता है अकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक और गवर्नमेंट को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा लेके आता सो दैट वी कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। अब लास्ट के साथ की कौन कौन से न्यू प्लेसेस जो न्यूज में थे, सेंककस डियानो आइलैंड। देखो ये जो आइलैंड्स हैं ये एक मतलब कि एक ये जो आइलैंड्स है ये एक डिस्प्यूट रीजन है बिटवीन द
चाइना और जापान। अभी न्यू रिपोर्ट में हाईलाइट करा है कि यहाँ पे इस लैंड्स पे क्या है, चाइना की जो इन्फ्लुएंस है, जो चाइना की एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, जैसे पहले गलवान वैली में बढ़ी। नेक्स्ट है मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में, ये सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है किसमें, बांग्लादेश में। इंडिया और बांग्लादेश ने एमओयू साइन किया है कि वो क्या करेंगे, चट्टोग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट को मतलब कि साइन यूज करने का 2015 में। अब ये बोला है कि जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मोंगला पोर्ट से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया में थ्रू वाटरवेज, रोड्स एंड रेल्स, ठीक है। तो ये भी ये पाया गया कि हाँ ट्रेड हो रहा है इस आइलैंड्स के थ्रू, इस पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।